जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग पॉलिटी वाली सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और पॉलिटी वाली सीरीज में इतने समय सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट को डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हमने आपको जो है आर्टिकल 14 तक डिस्कस कर दिया है, आर्टिकल 14 तक, जिसमें हमने बताया कि भाई विधि का शासन क्या होता है, विधि के समस्त समता, विधि के समान संरक्षण, ये सब सारी चीजें क्या होती हैं। इसके अलावा राज्य की परिभाषा क्या होती है। अच्छा, न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है भैया, न्यायिक समीक्षा क्या होती है। अच्छा, आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है या पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है। ये सब सारी चीजें हम लोग डिटेल से डिस्कस किए हैं और इस पर आधारित मेंस के क्वेश्चन भी हम डिस्कस किए हैं। आज बारी है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 समाज से पूरी तरह जुड़ा हुआ इशूज है, ठीक ना। ये पढ़ेंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा, आपको काफी जो है एक सामाजिक पहलू के बारे में, संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानकारी होगी। आर्टिकल 15 एक राजकुमार खुराना की मूवी भी आई थी जो सामाजिक इश्यूज पर बनी है, वो काफी बेहतर मूवी थी, उसको चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक ना। खैर, सामाजिक समानता को स्थापित करने के लिए आर्टिकल 15 का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो सवाल है कि क्या है, थोड़ा सा हम स्लाइड के माध्यम से पढ़ते हैं कि समता के आधार को विशेष क्षेत्र में लागू करने के लिए आर्टिकल 15 की व्यवस्था की गई है। यह केवल, थोड़ा सा भैया इसको ध्यान दीजिएगा कि जो केवल शब्द है, केवल जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान एवं मूल वंश के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह इस प्रकार के भेदभाव को रोकता है। मतलब कितने प्रकार के भेदभाव को रोकता है? केवल जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान एवं वंश, मतलब 5 प्रकार के भेदभाव को रोकता है किसी भी भारतीय नागरिक के साथ। एक अच्छी बात है कि केवल का केवल यह भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। इतने समय सॉरी, इसमें कुल 6 उपखंड है, ठीक है ना। तो 6 उपखंडों में क्या क्या बातें कही गई हैं, वो सब सारी चीजें हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो अनुच्छेद 15(1) क्या है? ऐसे 15(2) पढ़ेंगे, 15(3), 15(4), 15(5), 15(6), ठीक ना। तो सवाल है कि 15(1) में क्या है। चूंकि देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, सो आपको डिटेल से पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। एक जब आप मेंस का क्वेश्चन अगर आप सोशल इश्यूज पे लिखते हैं तो वहां पर भी ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। तो सवाल है कि अनुच्छेद 15(1) क्या है। तो वही कहता है कि केवल जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान एवं वंश के आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ कोई भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक काफी बेहतर और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। आर्टिकल 15(1). तो आते हैं भाई, तो सवाल है कि क्या इन 5 आधार पर अगर भेदभाव नहीं किया जाएगा तो सवाल है कि क्या कुछ आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। हाँ भैया, ऑफकोर्स कुछ आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जैसे शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भेदभाव, शारीरिक जो है मानदंडों के आधार पर भेदभाव, भाषा के आधार पर भेदभाव, ये सब सारी चीजें की गई हैं, की जा सकती हैं, भेदभाव के आधार लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो सवाल है कि आर्टिकल 15(2) क्या है। तो आर्टिकल 15(2) का थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम देखें तो आर्टिकल 15(2) कहता है कि भैया जो सार्वजनिक स्थान है ना, वहां जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान एवं वंश के आधार पर किसी भी प्रकार का किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सवाल है कि क्यों इसको जो है संविधान निर्माताओं ने इसको, इस आर्टिकल को जोड़ा, आर्टिकल 15(2) को। तो सुनना जरा, अंबेडकर जिसे संविधान का शिल्पकार कहा जाता है, आधुनिक मनु कहा जाता है, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, यह जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो इनके साथ कहीं न कहीं एक अपारदर्शिता हुई थी, एक जो है छुआछूत का व्यवहार हुआ था, चाहे वो स्कूली पीरियड में हो या कुओं के साथ जो है इनको वहां से मारकर हटाया गया हो पानी भरने के लिए, ठीक ना। खैर, अंग्रेजों का अगर देखेंगे तो होटलों और सड़कों पर भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देते हैं। तो यहां पर भी एक मानसिकता थी संविधान निर्माता की, नहीं, ऐसा सार्वजनिक स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव ना होने पाए, ऐसे में कुछ जो है संवैधानिक उपबंध किए जाने चाहिए। आर्टिकल 15(2) लाया गया। खैर, एक जातिगत एवं वार्ड आधारित व्यवस्था भी भारत में बनी हुई थी। कहीं ना कहीं जो है सार्वजनिक स्थानों पर भी भेदभाव देखने को मिलता था, इसलिए आर्टिकल 15(2) लाया गया। आते हैं, देखते हैं आर्टिकल 15(2) में है क्या। तो सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ केवल 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 जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान एवं वंश, मतलब वही 5 प्रकार के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सवाल है कि सार्वजनिक स्थान क्या है। सार्वजनिक स्थान जैसे कि दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान, कुआं, तालाब, स्नानाघाट या सड़क, ये सब सारी चीजें अगर कोई भी वर्ग का, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का व्यक्ति जाता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो सवाल है कि सार्वजनिक स्थान क्या होगा सार्वजनिक स्थान। तो पहला कि ये पूर्णतया अंशतः राज्य के द्वारा वित्त पोषित हो, ऐसे सार्वजनिक स्थान एक प्रकार से जो है आपका सार्वजनिक स्थान के अंतर्गत आएंगे जहां पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। जो मतलब कि राज्य के द्वारा वित्त पोषित हो भैया, ठीक है ना। अगर सोचिए ना कि कोई प्राइवेट स्थान है तो प्राइवेट स्थान पे आप नहीं जा सकते हैं, वहां पे वो तो राज्य की परिभाषा से बाहर आता है।
आप पहला वाला वीडियो देखिए ना, राज्य की परिभाषा से बाहर वो आता है। तो राज्य की परिभाषा से जो चीजें बाहर आती हैं, हमने बताया कि भाई उदारीकरण के बाद एक समस्या और उत्पन्न हो गई कि जो है, चूंकि प्राइवेट संस्थाओं में जो है मूल अधिकारों की जो है डिमांड को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना, निचली अदालतों में जा सकते हैं। ठीक, तो ऐसे में जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है या प्राइवेट संस्थान है, वहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जा सकता है। हाँ, जो सार्वजनिक स्थान है, जो वित्त पोषित है राज्य के द्वारा, वहां पर नहीं किया जा सकता। अच्छा, कोई एक बताएगा पार्ट, कोई एक पार्ट ये बताएगा कि कोई स्नाना घाट है और स्नाना घाट पर मान लीजिए कि कोई कैंसर पेशेंट आ गया, ठीक है ना, और वो स्नान करना चाहता है, तो क्या यहां पे उसको स्नान किया ना करने दिया जाएगा? ठीक है ना, खैर नहीं भैया, स्नान नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है ना। तो एक लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी आया था कि अगर कोई ऐसा डिजीज वाला व्यक्ति आ जाता है जो स्नाना घाट पर आया हुआ है, तो उसको मतलब कि राज्य के द्वारा उसको जो है बाहर किया जाए, नहीं तो इससे लोक व्यवस्था बाधित होगी, लोगों का स्वास्थ्य बाधित होगा, ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। खैर, इसको आप जानते रहिए। आर्टिकल 15(2) सवाल है कि आर्टिकल 15(3) क्या है? तो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ठीक है ना। अगर राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से इनके उत्थान के लिए कानून बना सकता है। भैया, जब हम आपको अनुच्छेद 14 पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि विधि का शासन क्या होता है और विधि के समत समता और विधि के समान संरक्षण क्या होता है। विधि के समत समता जो बताया उसको ही हमने विधि का शासन कहा, ठीक है ना, रूल ऑफ लॉ कहा, डिटेल से डिस्कस किया है। विधि के समान संरक्षण मतलब कि समय काल परिस्थितियों के हिसाब से कुछ विशेष वर्गों के लिए राज्य जब अलग से कानून बनाती है तो उसी को हम विधि के समान संरक्षण कहते हैं। तो सवाल है कि क्या अनुच्छेद 15(3) है विधि के समान संरक्षण का पार्ट? ऑफकोर्स है। यहां क्या कहा गया है? यहां कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए राज्य अगर चाहे तो अलग से कानून बना सकती है, चूंकि यह परिस्थिति जन असमानता को कम करके समानता को सुनिश्चित करता है। तो सवाल है कि आर्टिकल 15(3) पे कितने विचार किए गए हैं अब तक राज्य के द्वारा? कई विचार किए गए हैं, जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बनाया गया है, प्रसूति अवकाश बनाया गया है। इसके अलावा घरेलू हिंसा अपराध अधिनियम 2005 बनाया गया है कि महिलाओं को अगर कोई पीटता है, ठीक ना, या फिर यौन उत्पीड़न करता है या फिर जो है अपने वाक माध्यम से जो है उसका शोषण करता है, सो वह जाकर जा सकती हैं, ठीक है ना, न्यायालय जा सकती हैं। महिला आयोग बनाया गया है, ठीक ना। 86वां संविधान संशोधन 2002 लाके बालकों को शिक्षा का एक मौलिक अधिकार दिया गया। माता पिता का कर्तव्य बनाया गया कि वह जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को एक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। डीपीएसपी में आर्टिकल 45 के जो है नेचर में चेंज किया गया। तो ये राज्य के द्वारा कदम उठाए गए हैं, ठीक ना भैया। तो सवाल है कि भाई 15(4) क्या है? तो सुनना जरा, ये 15(4) काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15(4) एक्चुअली जो निम्न शिक्षण संस्थान है, इसी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान इसी 15(4) के तहत किया गया है, ठीक ना। तो 15(4) आरक्षण शिक्षण संस्थानों में ऐसा प्रावधान किया गया है। यह जो है एक मद्रास बनाम चंपारण द्वैराजन का केस आया था 1951 में आया था, ठीक ना दोस्तों। तो ये 1951 में एक केस आया, उसी के बाद यह अनुच्छेद 15(4) प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत संविधान में जोड़ा गया। ये मद्रास राज्य के द्वारा, मैं आपको बताते चलूं यहां पे कि मद्रास राज्य था और इसी मद्रास राज्य के द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया था और घोषणा पत्र में, ये सरकारी घोषणा पत्र था, इसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो नौकरियां होंगी या जो है कॉलेज में जो सीटें आवंटित होंगी वह जातिगत आधार पर आवंटित होंगी, ठीक है ना। अब सवाल है कि भारत का जो संविधान बना है वो संविधान आर्टिकल 15(1), 15(2) ये सब विरोध कर रहा है जातिगत आधार का, ठीक है ना। तो इसी में एक महिला का एडमिशन कॉलेज में नहीं हो रहा था, मेडिकल कॉलेज में, वह जो है फिर सुप्रीम कोर्ट जाती है और उसी के आधार पर मद्रास राज्य बनाम चंपारण द्वैराजन का केस आता है और इसी के बाद जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 किया जाता है और आर्टिकल 15(4) जोड़ा जाता है आर्टिकल 15(4) और प्रावधान क्या किया जाता है? सुनना जरा। प्रावधान किया जाता है कि भैया इसमें सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों या नागरिकों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है, ठीक है ना। तो ये चंपारण द्वैराजन बनाम भारत संघ का जो मद्रास राज्य बनाम चंपाकम द्वैराजन 1951 का जो मामला है, ये आर्टिकल आपका जो है 15(4) से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण से संबंधित। आते हैं भाई अनुच्छेद 15(5) क्या है? तो सुनना जरा। अनुच्छेद 15(5) एक्चुअली यह जो है 93वां संविधान संशोधन 2006 के तहत जोड़ा गया। यह प्रावधान करता है कि जो केंद्रीय शिक्षण संस्थान मतलब उच्च शिक्षण संस्थान, ये भैया
15.4 निम्न शिक्षण संस्थानों के लिए था, लेकिन उच्च शिक्षण संस्थानों में अगर आरक्षण की बात की जाए तो वह 15.5 में है। ठीक ना, कहता है कि पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए इस शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है। तो एक केस आया था, अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ का मामला आया था, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान संवैधानिक इसको बताया और 15.5 में निजी शिक्षण संस्थानों पर यह नियम लागू होता है, किंतु अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान है, जो अल्पसंख्यक जैसे मदरसा हो गया, यहां पर इन शिक्षण संस्थानों में जो है यह आरक्षण का प्रावधान या आर्टिकल 15(5) का प्रावधान लागू नहीं होगा। तो सवाल है कि 15(6) क्या है, ये लास्ट वाला अब उपखंड है आपका। तो 103वां संविधान संशोधन 2019 किया गया, आपको पता होगा कि ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, और कहा गया कि जो है सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनमें जो कमजोर वर्ग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा राज्य के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में। ठीक है ना, तो सवाल है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है कौन, जिनकी 6 लाख वार्षिक आय है परिवार की, 5 एकड़ से कम जो है कृषि भूमि है, या 1000 वर्ग मीटर से जो है कम उनका आवासीय फ्लैट है, वे जो है आपका जो है ईडब्ल्यूएस में आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कल हम आर्टिकल 16 लेकर आएंगे, तो आर्टिकल 16 जो है काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक ना भैया, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।